एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही? हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कोई डाउट है तो पूछने कल तक, कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम है किसी को? चले आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। वैल्यूएशन वाले जो आज नोट्स भेजे वो कंप्लीट है ये चैप्टर, तो पुराने वाले जो भेजे थे इसके डिलीट कर लेना। ये जो आज भेजे इसमें सारा आ गया पिछला और अब तक का थर्ड चैप्टर। पुराने वाले डिलीट करते रहिए ताकि आपके पास वो इकट्ठे हो जाए, फिर बाद में आप उनका प्रिंट आउट लेना। और जीएसटी की जो रिमेनिंग नोट्स है वो मैं बनाता रहूंगा और आपके विद इन 1 मंथ में आपको आ जाएंगे शायद। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लें, कुछ कहना है किसी को? कौन से पॉइंट पे थे अपन का? बाइंग कमीशन का, अच्छा क्वेश्चंस कर रहे थे अपन। क्वेश्चन करने को दिया था, कर लिया वो आपने पूरा, जो एक बाकी था शायद? जल्दी बोलिए, आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है आवाज आपकी। कर लिया वो क्वेश्चन? एक ही तो बाकी होगा शायद, बाकी तो मैंने कराई दिए थे क्लास में। यस सर, कर लिया। ओके, 7 था शायद वो, बाकी तो कर लिए थे आपने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4th रूल आएगा इसके नीचे।
आपने पढ़ लिया कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगती है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग, और रूल 3 भी यही बोलता था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही लगेगी आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी। पर किसी वजह से अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाती है, रीजन बहुत से हो सकते हैं, या तो बायर आपका रिलेटेड है, या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, या आप जानबूझ के गड़बड़ी कर रहे हैं, प्राइस कम दिखा रहे हैं ताकि आपको इम्पोर्ट ड्यूटी कम देनी पड़े, तो फिर जो कस्टम ऑफिसर है वो रूल्स आप पे अप्लाई करेंगे। जैसे जीएसटी में आपने पढ़ा था रूल 26 से लेकर रूल 31 अप्लाई होते थे वैल्यूएशन रूल्स, ऐसे ही कस्टम में भी वैल्यूएशन रूल बने हुए 2007 के, और रूल 4 से लेकर रूल 9 आप पर लगाया जा सकता है अगर आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट होगी तभी। हाँ, पहली प्रेफरेंस तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही दी जाएगी हमेशा, जिस वैल्यू पे आपने इंपोर्ट करा उसी वैल्यू पे लगनी चाहिए कस्टम ड्यूटी। पर अगर आपकी वैल्यू रिजेक्ट होती है, उन्हें डाउट है आपकी वैल्यू पर, तो वो रूल्स लगाएंगे और फिर जो रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी फिर उस पर आपको देनी होगी कस्टम ड्यूटी। तो अब हमें रूल 4 पढ़ना है। रूल 4 से स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पर। हेडिंग है कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007। ये 2007 में बनाए गए थे रूल्स, उनके अकॉर्डिंग। तो इससे इन रूल्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होंगी। देखिए, डेफिनेशन एज पर रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज डी आइडेंटिकल गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है। पहले तो आप रूल 4 ऐसे रफली समझ लें ताकि आपको पता इस डेफिनेशन के देने का मोटिव समझ में आ जाए। रूल 4 ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट होती है तो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू आपके लिए अडॉप्ट की जाएगी। आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू आपके लिए अडॉप्ट की जाएगी। अब सर ये आइडेंटिकल गुड्स क्या होते हैं, एक बार मैं वन नोट खोल लेता हूँ, एक मिनट। आइडेंटिकल गुड्स मतलब जैसे मान लीजिए आपने अमेरिकन पर्सन से इंडिया में इंपोर्ट करा है कोई सामान, कोई भी चीज, मान लीजिए मार्कर या पेन आपने इंपोर्ट करा है, और आपकी वैल्यू पे डाउट है कस्टम ऑफिसर को कि आप जानबूझ के कम वैल्यू बता रहे हैं ताकि कस्टम ड्यूटी कम देनी पड़े, तो वो रूल 4 लगाएंगे। तो आपके साथ ही किसी और बंदे ने भी इंडिया में इंपोर्ट किया होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि आप ही इंपोर्ट कर रहे होंगे उस पर्सन से, और भी लोग होंगे इंडिया में एट और अबाउट सेम टाइम, यानी जिस टाइम आपने इंपोर्ट किया है सामान उसी टाइम कोई और बंदा भी इंडिया में वो सामान क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो सेम सिमिलर गुड्स जिस पर्सन से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसी पर्सन से वो भी इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंट पर्सन होगा तो रूल 4 नहीं लगाया जा सकता है। रूल 4 बोल रहा है कि अगर सेम पर्सन सेम मैन्युफैक्चर होना चाहिए, जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसी से वो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है। तो जैसे आप तो प्राइस बता रहे हैं 100 रुपीज, आप तो 100 रुपीज प्राइस बता रहे हैं और वो बंदा बता रहा है 150, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वो बंदा 100 रुपए में बेच रहा है इंडिया में सामान और किसी और को 150 में, तो वो समझ जाएंगे कि आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो फिर जो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू है वो आपके लिए अडॉप्ट कर ली जाएगी, माना जाएगा आपने भी 150 में ही खरीदा है सामान। आइडेंटिकल गुड्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, या पहले ही पढ़ चुके इकोनॉमिक्स में आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स। आइडेंटिकल गुड्स तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, थोड़ा कलर वलर का डिफरेंस हो सकता है, और सिमिलर गुड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं पर उनका यूज सेम होता है। फॉर एग्जांपल एक्टिव और स्कूटी, ये सिमिलर गुड्स हैं, यूज तो सेम है, ट्रांसपोर्ट के काम में आएंगे, कन्वेंस के काम में आएंगे, पर एक्टिव और स्कूटी में जमीन आसमान का फर्क होता है, कैपेसिटी में बहुत फर्क होता है। पर अगर आप हीरो होंडा की दो बाइक हैं, आप उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे, सिमिलर गुड्स में, क्योंकि सेम मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है और वो एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो वो सिमिलर गुड्स में आती हैं। तो जो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू है वही आपके लिए अडॉप्ट कर ली जाएगी यहाँ पर। क्लियर हो गया क्या, जल्दी बोलें। हाँ है ना, यस सर। कोई डाउट हो तो नहीं, आगे सर चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। सर जो अपन अभी पहले क्वेश्चंस करके आए ना, जिसमें एफओबी निकालते हैं अपन और फ्रेट चार्जेस वगैरह, तो वो नॉर्मल जब ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी तब अपन लेंगे ना? हाँ, तो वो असेसेबल वैल्यू निकालते हैं ना, पहले अपन एफओबी प्राइस लिखते हैं। हाँ सर। एफओबी के लिए हो रही है ना कैलकुलेशन, वो भाड़ा वगैरह तो लगेगा ही, वो तो है ही अलग। प्राइस अच्छा, जो आप मतलब ये बता रहे जो हैं वो अपन गलत है। स्टार्टिंग में अपन जो एफओबी प्राइस लेते हैं वो ना लेके ये वाली वैल्यू ले लेंगे, है ना? हाँ, वो रूल 10 के एडजस्टमेंट तो होंगे ही, जो किराया और इंश्योरेंस है वो तो लगेगा ही, पर वैल्यू ही गलत बता रहे हैं आप तो, इसलिए। ठीक है सर। तो ये सिमिलर आइडेंटिकल गुड से आपकी वैल्यू का कंपैरिजन किया जा रहा है।
अब मान लो सर उस टाइम इंडिया में कोई इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर अभी आप आगे पढ़ेंगे, फिर रूल 5, 6, 7 तक लगेगा, फिर ये रूल नहीं लग पाएगा। ये रूल तभी लगेगा जब से आइडेंटिकल गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा हो उसी समय जिस समय आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन पहले आइडेंटिकल गुड्स की, क्या दे रखी है नोट्स में। एज पर रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज डी, आइडेंटिकल गुड्स मींस इंपोर्टेड गुड्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, जो सभी तरीके से सेम होते हैं, यानी जिस चीज को मैंने इंपोर्ट किया उसी चीज को आपने इंपोर्ट किया, बिल्कुल एक जैसे, इंक्लूडिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब देखने में भी एक जैसे, क्वालिटी भी सेम है, क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैंने घटिया क्वालिटी का सामान मंगवाया, आपने बेस्ट क्वालिटी का मंगाया, तब तो प्राइस में होगा ही वेरिएशन, पर क्वालिटी भी सेम है, जिस क्वालिटी का मैं मंगा रहा हूँ उसी क्वालिटी का आप मंगा रहे हैं। एंड रेपुटेशन भी सेम है, यानी जिस रेपुटेशन होती है, मतलब गुडविल की बात कर रहे हैं, जैसे मर्सिडीज की रेपुटेशन ज्यादा है मारुति से, तो वो उसी रेपुटेशन का गुड्स है जिस रेपुटेशन का गुड्स मैंने मंगवाया है। एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड, जिसका वैल्यूएशन हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर माइनर डिफरेंस इन अपीयरेंस, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे कलर चेंज हो गया, मैंने ब्लू कलर का मंगवाया, आपने रेड कलर का मंगवाया, तो ये थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है। दैट डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स, जिससे गुड्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली आप टी शर्ट खरीद रहे हैं, कोई शर्ट खरीद रहे हैं, एक ब्लू कलर की है एक व्हाइट कलर की, तो वैल्यू पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा, कि भाई कलर से वैल्यू पे फर्क पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है जिससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। सेकेंड, प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन विच गुड्स बीइंग वैल्यूड वर प्रोड्यूस, और ये भी उसी देश में बना है सामान जिस देश से मैंने मंगाया, यानी मैं अमेरिका से मंगवा रहा हूँ, आप फ्रांस से मंगवा रहे, तो होगा ही नहीं कंपैरिजन, फिर रूल 4 लगेगा ही नहीं। रूल 4 यही बोलता है कि सेम कंट्री से आना चाहिए वो सामान आइडेंटिकल गुड्स का, जिस कंट्री से मैं मंगवा रहा हूँ उसी कंट्री से आप मंगवा रहे हैं। थर्ड, प्रोड्यूस बाय द सेम पर्सन, पहली प्रेफरेंस तो सेम पर्सन को देनी है, यानी जिस पर्सन से मैंने मंगवाया है उसी पर्सन से आपने मंगवाया है। Who produce the goods or where no such goods available, goods produced by different countries, तो कोई डिफरेंट उसी कंट्री का कोई डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है, यानी पहली प्रेफरेंस तो हमेशा सेम पर्सन को देनी है। अगर सेम पर्सन नहीं मिल पा रहा है तो उसी कंट्री का कोई दूसरा मैन्युफैक्चर होगा, आपने उससे इंपोर्ट किया है, तो आपकी वैल्यू मेरे लिए अडॉप्ट कर ली जाएगी, पर कंट्री सेम होनी चाहिए। रूल 4 के लिए कंट्री हमेशा सेम होनी चाहिए, बट वही सेम चीज, बट शैल नॉट इंक्लूड इंपोर्टेड गुड्स वेयर इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट वर्क, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क, प्लान और स्केच अंडरटेकन इन इंडिया। अगर कोई इंडिया में किया जाता है खर्चा तो वो नहीं जुड़ेगा, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि पोस्ट इंपोर्टेशन चार्जेस हो गया, इंडिया में आने के बाद आपने उसको कोई इंजीनियरिंग चार्जेस इंकर किया, कोई वर्क करवाया, तो वो तो पोस्ट इंपोर्टेशन चार्जेस है, उस पर तो नहीं देनी होती कस्टम ड्यूटी, पर कंप्लीटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय बायर ऑन दीज इंपोर्टेड फ्री ऑफ चार्ज, या तो फ्री में काम करवाया होगा या रिड्यूस कॉस्ट, कम कीमत पे, for use in connection with production and sale for export of these imported goods। यानी ये लाइन केवल इतना कहना चाह रही है कि इंडिया में आने के बाद अगर आपने कोई एक्सपेंस कराया है बायर ने, चाहे फ्री में करवाया हो चाहे कोई पैसे देके करवाया हो, वो खर्चा नहीं जुड़ेगा गुड्स की वैल्यू में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो पोस्ट इंपोर्टेशन चार्जेस हुआ, इंपोर्ट के बाद का खर्चा हुआ, इससे वो नहीं जुड़ेगा। हाँ, अगर ये खर्चा इंडिया से बाहर होता, पढ़ चुके कोई डिजाइनिंग चार्जेस, कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कोई रॉयल्टी वगैरह इंडिया से बाहर इंकर्ड होती, तो रूल 10 के अकॉर्डिंग उसे जोड़ा जाता है एफओबी में, पर अगर ये इंडिया में इंकर्ड हो रहा है इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा। तो रूल 4 यही बोलता है कि आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू आपके लिए अडॉप्ट की जाएगी। आइडेंटिकल गुड्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, थोड़ा माइनर डिफरेंसेस हो सकता है जिससे उनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, और वो भी उसी कंट्री से आ रहे हैं जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और सेम मैन्युफैक्चर बना रहा है। अगर सेम मैन्युफैक्चर नहीं है तो उसी कंट्री का कोई डिफरेंट मैन्युफैक्चर बना रहा है। आगे के समय जल्दी बोलेंगे। यस सर। लगता है कोई यस डाउट? सर। कुछ नहीं, तो पहले रूल 4 पढ़ लेते हैं, बाकी चीज बाद में पढ़ेंगे। देखिए वैल्यूएशन रूल्स में, इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्टेड, अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, जो रूल 3 बोलता है कि जो कस्टम ड्यूटी है वो हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगी जो एज पर सेक्शन 14 डिसाइड हुई है, पर अगर आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, और नॉट असर्टेनेबल, या फिर निकाली नहीं जा रही है, then following rules will be used to calculate the value of imported goods। तो ये रूल काम में लिए जाएंगे, जैसे जीएसटी में रूल आए थे ऐसे यहाँ पर भी है। रूल 4, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू ले ली जाएगी। द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू ही अडॉप्ट कर ली जाएगी। सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, एक्सपोर्ट टू इंडिया मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया को तो यानी इंडिया के लिए वो इंपोर्ट हुआ, एंड इम्पोर्टेड एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय कोई दूसरा बंदा भी इंडिया में इंपोर्ट कर रहा होगा कोई आइडेंटिकल गुड्स,
तो वही वैल्यू आपके लिए अडॉप्ट कर ली जाएगी। इन अप्लाइंग दिस रूल द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन अ सेल एट सेम कॉमर्शियल लेवल, यानी कॉमर्शियल लेवल सेम होना चाहिए उन गुड्स का जिन गुड्स से आपकी गुड्स का कंपैरिजन हो रहा है। कॉमर्शियल लेवल मतलब गुडविल, गुडविल की बात की जा रही है। जैसे मारुति का मर्सिडीज से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, दोनों के कॉमर्शियल लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। मर्सिडीज का लोगो लगते ही कार करोड़ों की हो जाएगी, ठीक है। तो कॉमर्शियल लेवल सेम होना चाहिए, जिस तरह का गुड्स मैंने मंगवाया गुडविल वाला, उसी तरह का गुड्स आपने मंगवाया। ये नहीं कि आपका गुड्स घटिया क्वालिटी का है तो उसकी वैल्यू मेरे लिए अडॉप्ट नहीं की जा सकती और मेरी वैल्यू आपके लिए अडॉप्ट नहीं की जा सकती। And in substantially the same quantity as the goods being valued, और सेम क्वांटिटी भी सेम है। मैंने 100 किलो सामान मंगवाया तो आपने भी 100 किलो मंगवाया होगा, ठीक है। shall be used to determine the value of imported goods। अब मान लो आप कह दो सर मान लो क्वांटिटी में डिफरेंस है सर, तो मान लीजिए आपने तो 10 किलो मंगाया और हमने 50 किलो मंगवाया, तो फिर कस्टमर वाले इसको एडजस्टमेंट करके देखेंगे कि अगर मैं भी 50 किलो मंगवाता तो मेरे लिए क्या वैल्यू लगती। यानी अगर क्वांटिटी में कोई डिफरेंस है या कॉमर्शियल लेवल में कोई डिफरेंस है तो वो एडजस्टमेंट करेंगे कुछ, और ये डिफाइन नहीं होता एडजस्टमेंट, ये डिपेंड करते हैं केस टू केस। वो अपने माइंड का यूज करेंगे कि अगर मैं भी 50 किलो सामान मंगवाता तो सामने वाला क्या वैल्यू चार्ज करता, फिर वो वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू कहलाएगी। Where no sale is found, the transaction value of identical goods sold at different commercial level, यानी different commercial level है, आपका सामान A कैटेगरी का है, मेरा सामान B कैटेगरी का है, और इन डिफरेंट क्वांटिटी या क्वांटिटी डिफरेंट है, आपने ज्यादा मंगाया या कम मंगवाया या मैंने ज्यादा मंगवाया कम मंगवाया, और बोथ एडजस्टेड टू टेक अकाउंट ऑफ द डिफरेंस एट्रीब्यूटेबल द रिलेटेड टू कॉमर्शियल लेवल, तो इस डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे, और टू द क्वांटिटी, और बोथ शैल बी यूज्ड प्रोवाइडेड दैट such adjustment shall be made on the basis of demonstrated evidence। वो कुछ भी एडजस्टमेंट अगर करेंगे, मान लीजिए आपकी वैल्यू को रिजेक्ट करके बढ़ा रही कोई वैल्यू, तो ऑब्वियसली सबूत दिखाएंगे आपको कि भाई हम इस बेसिस पे आपकी वैल्यू में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मन से तो कोई मन गढ़ंत वैल्यू तो बता नहीं सकते कस्टमर वाले। क्यों नहीं बता सकते, कोई रिपब्लिक कंट्री है इंडिया, अगर कोई ऐसी वैल्यू निकाल देंगे जबरदस्ती जिसका कोई बेस ही नहीं है, किस बेस पे कैलकुलेट की, तो आप कोर्ट जाएंगे, आप कस्टम ऑफिसर की शिकायत करेंगे, उसकी जॉब पे भी बनाएगी, सस्पेंड भी हो सकता है। अपने माइंड का वो यूज करेगा, अगर कोई डिफरेंस है तो वो कोशिश करेगा कि एडजस्टमेंट करे उनकी वैल्यू में, सबूत दिखा के एस्टैब्लिश द रीजनेबलनेस, ताकि वो उचित लगे आपको, एंड एक्यूरेसी ऑफ एडजस्टमेंट वेदर सच एडजस्टमेंट लीड टू एन इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू। अब चाहे उस एडजस्टमेंट से वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एंड थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई कॉमर्शियल लेवल में डिफरेंस है, क्वांटिटी में डिफरेंस है, तो जो ऑफिसर है वो सबूतों के बेस पे आपकी वैल्यू में एडजस्टमेंट कर सकता है। अब उससे वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, यानी मनगढ़ंत कोई वैल्यू नहीं निकालेगा, उसे कोई रीजनेबल बेसिस चुनना होगा जिस बेसिस पे वो आपकी गुड्स की वैल्यू अडॉप्ट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो पूछिए, आगे के जल्दी बोले। यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रूल 4 बोल रहा है कि हमेशा जो वैल्यू ली जाएगी वो आइडेंटिकल गुड्स की ली जाएगी, जिस समय आपने इंपोर्ट करा है उसी समय किसी और बंदे ने भी इंडिया में इंपोर्ट करा होगा सामान, तो एडजस्टमेंट होगा। अब यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका से आपने भी इंपोर्ट करा है सामान और मैंने भी इंपोर्ट करा है। अब अमेरिका तो बहुत बड़ा इस कंट्री है, ठीक है, मैप बनाना मुझे नहीं आता, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, पर मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि अमेरिका है, सपोज यूएसए है और यहाँ इंडिया है, ये इंडिया मान लेते हैं अपन। अब आपने यहाँ से किसी पर्सन से इंपोर्ट करा है सामान, तो यहाँ से डिस्टेंस इंडिया का कम है तो गाड़ी भाड़ा कम लगा, फ्रेट चार्जेस कम आए, और उस बंदे ने यहाँ से इंपोर्ट करा है, इस शहर में रहने वाले किसी आदमी से सेम सामान है, आइडेंटिकल गुड्स है, जिस क्वालिटी का आपने खरीदा है उसी क्वालिटी का उसने खरीदा है और उसने इंडिया में इंपोर्ट करा है, तो ऑब्वियसली उसका फ्रेट चार्जेस ज्यादा लगेगा, तो डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है तो फ्रेट चार्जेस उसके ज्यादा लगेंगे। शिपिंग कंपनियां, एयरलाइंस कंपनी उससे ज्यादा किराया लेगी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है इंडिया में तो शिपिंग कंपनी कम किराया लेगी। तो फिर से किराए की वजह से भी तो प्राइस में डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल किराए की वजह से भी प्राइसेस में डिफरेंस आ सकता है। तो फिर कस्टम ऑफिसर से ध्यान में रखेगा और फिर वो भी ये मानेगा कि अगर वो आप भी यहाँ से इंपोर्ट करता हो बंदा तो क्या फ्रेट चार्जेस आता, वही फ्रेट चार्जेस आपकी वैल्यू में जोड़े जाएंगे। तो फ्रेट चार्जेस तो जुड़ेंगे सीआईए वैल्यू में, पहले वैल्यू लिखी जाएगी फिर फ्रेट चार्जेस लिखे जाएंगे। तो ये फ्रेट चार्जेस उसके नहीं भाई, अब उसकी वैल्यू जब मेरे लिए अडॉप्ट करनी, चलो सर वैल्यू तो समझ में आ गया,
कि उसका भी सामान उसी कैटेगरी का है, मेरा सामान भी उसी कैटेगरी का है, और मैं गलत वैल्यू बता रहा हूँ, तो वैल्यू तो चलो आपने उसकी अडॉप्ट कर ली। अब वैल्यू आ गई, एफओबी आ गई, ये जो वैल्यू आ रही है उसे एफओबी बोल रहे हैं अपन, आइडेंटिकल गुड्स की। पर सर इसमें भाड़ा जुड़ेगा, अब गाड़ी भाड़ा, फ्रेट चार्जेस, पर उसने तो बहुत दूर से सामान इंपोर्ट करा है अमेरिका में, मैंने पास से, तो फिर ये आप तो कस्टमर ऑफिसर इसके भी एडजस्टमेंट करेगा कि अगर आप फ्रेट चार्जेस में डिफरेंस आ रहा है तो फिर वो सही फ्रेट चार्जेस को ही ऐड करेगा, डिस्टेंस को देखते हुए एडजस्टमेंट किया जाएगा पर डे। Fourth point, where the cost and charges refer to in sub rule 2 of rule 10. Sub rule 10, sub rule 2 में वही था, insurance और freight charges जोड़े जाते हैं. Of these rule are included transaction value of identical goods and adjustment shall be made. वो adjustment करेगा. If there are significant difference, अगर कुछ बहुत ज्यादा difference है, उसका freight charges बहुत ज्यादा है, आपका कम है. In such cost and charges between the goods being valued and the identical goods in question arising from differences in distance and means of transport. Means of transport का फर्क हो सकता है, अगर आप बाय एयरलाइंस मंगवाते हैं तो सामान महंगा पड़ेगा किराया, क्योंकि एयरलाइन से जल्दी आ जाता है सामान, और बाय शिपिंग कंपनी के मंगाते हैं तो किराया सस्ता पड़ता है। तो अगर ऐसा है कि उसने तो शिप से मंगाया है, आपने एयरलाइन से मंगाया, तो वो एडजस्टमेंट करेगा कि अगर वो भी शिप से एयरलाइन से मंगवाता तो क्या किराया लगता, फिर वही किराया जुड़ेगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। वैसे भी मैथ्स के रूल हैं, जो मैथ्स आप बचपन में, कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीजों में होता है। तो अगर मेरा किराया, मैंने बहुत दूर से मंगाया सामान, उससे पास से मंगवाया, तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। आपको या तो मुझे उसके इक्वल लाना होगा या उसे मेरे इक्वल लाना होगा, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं कस्टम वाले कि कोई भी डिफरेंस अगर है तो वो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि आपको लगे नहीं कि आपके साथ गलत हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जल्दी बोले। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही? सर आ रही है। सर कोई डाउट है तो पूछने, शर्माने की जरूरत नहीं है। सर हाँ जी बोले। सर तो ये जो एडजस्टमेंट होंगे ना, ये सब कस्टम ऑफिसर करेगा, ये थोड़ी पड़ेंगे अब। अभी तो कस्टम ऑफिसर ही करेगा सारा एडजस्टमेंट, क्योंकि आपकी वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई, तभी तो ये दिक्कत आ रही है, वरना आपकी वैल्यू पे लग जाती कस्टम ड्यूटी। उन्हें डाउट है इसलिए वो रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी वैल्यू। यस सर। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ नहीं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन में ठीक है। चैट बॉक्स में कोई कुछ पूछ रहा है? कृष्णा पूछ रहे वैल्यू रिजेक्ट होने के कौन से रीजन है बताना, बताया था अभी। वैल्यू रिजेक्ट होने के जैसे जीएसटी में रिजेक्ट होती थी, बायर रिलेटेड हो सकता है, प्राइस सोल कंस्ट्रेशन नहीं है, या आप जानबूझ के कम वैल्यू बता रहे हैं धोखा देने के लिए, ताकि कस्टम ड्यूटी कम लगे तो सामान सस्ता हो जाएगा इंडिया में। तो रीजन बहुत से हो सकते हैं, या तो बायर आपका रिलेटेड है, या प्राइस सोल कंस्ट्रेशन नहीं है, या आप जानबूझ के गलत वैल्यू बता रहे हैं ताकि इंडिया में कस्टम ड्यूटी कम लगे तो गुड्स की कॉस्ट कम हो जाए और ड्यूटी की चोरी हो जाए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ें। अब मान लीजिए सर, अभी आपने पढ़ा है कि अगर हमारी वैल्यू रिजेक्ट होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू हमारे लिए अडॉप्ट की जाती है। और आइडेंटिकल गुड्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है, जिससे उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर क्वांटिटी में डिफरेंस है तो एडजस्टमेंट होगा, क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो एडजस्टमेंट करेंगे। फ्रेट चार्जेस रूल 10 के अकॉर्डिंग कोई किराए में डिफरेंस है तो भी कस्टम वाले एडजस्टमेंट करेंगे। और फिर आप आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू आप हमारे लिए अडॉप्ट कर लेंगे। ये पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर। मान लीजिए सर, एक से ज्यादा लोग इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, उस टाइम जिस टाइम मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उस टाइम बहुत सारे लोग इंडिया में सामान इंपोर्ट कर रहे हैं,
और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे इंपोर्ट हो रहा है सामान, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू पता चलती है, ऐसा हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे सामान आ सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी हो सकती है भाई। अगर आप इंडिया में बल्क में सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिल जाता है, कोई कम खरीदता है उसे कम डिस्काउंट मिलता है। तो मान लेते हैं अपन 3 लोग हैं इंडिया में, इंपोर्ट कर रहे हैं, ए, बी, सी और डी, 4 लोग मान लेते हैं। तो 4 लोग इंडिया में आपके जैसा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने तो प्राइस बताई 100 रुपीज कि मैंने तो 100 में इंपोर्ट किया है, पर आपकी वैल्यू पे तो डाउट है, तो आपकी वैल्यू तो रिजेक्ट कर दी कस्टम ऑफिसर ने। अब ए ने यही सामान 120 रुपए में इंपोर्ट किया है, बी ने 130 रुपए में इंपोर्ट किया है यही सामान, ठीक है, सी ने 110 रुपए में इंपोर्ट किया है और डी ने 200 रुपए में इंपोर्ट किया है। एक से ज्यादा वैल्यू पता चल रही है सामान की सेम टाइम पर, जिस टाइम आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम ये लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं, सेम आइडेंटिकल गुड्स है, बिल्कुल एक जैसा है जैसा आपने इंपोर्ट किया है। तो फिर सर अब क्या होगा, अब किसकी वैल्यू मेरे लिए अडॉप्ट की जाएगी, क्वेश्चन ही उठता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि सर ठीक है हमारी वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई, तो सेम टाइम कोई दूसरा बंदा इंडिया में इंपोर्ट कर रहा होगा उसी पर्सन से, या तो सेम मैन्युफैक्चर से, अगर सेम मैन्युफैक्चर नहीं है तो कोई डिफरेंट मैन्युफैक्चर होना होगा, पर कंट्री सेम होनी चाहिए। उसने अमेरिका से ही आ रहा है ये सामान भी सपोज, तो अब कौन सी वैल्यू ली जाएगी। तो कस्टम ऑफिसर तो खुंदस खा के बैठा है आपसे, वो तो अपनी भड़ास निकालना चाह रहा है। वो तो कह रहे हैं नहीं 200 रुपये लेंगे हम, तो जो ज्यादा है वो लिया जाएगा ताकि कस्टम ड्यूटी ज्यादा लग जाए, आपको फिर ड्यूटी भी ज्यादा देनी पड़ेगी 200 रुपये पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें रूल्स में लिखा कस्टम वालों ने कि अगर एक से ज्यादा हमें आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू पता चलती है तो हम हमेशा लोएस्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा वैल्यू पता चलती है आइडेंटिकल गुड्स की तो लोएस्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी आपका आंसर होगा 110 रुपए। 110 रुपए ही मानेंगे वो आपकी गुड्स की वैल्यू और इसी पे लेंगे कस्टम ड्यूटी। आगे के सर में पढ़ लें। फिफ्थ पॉइंट, इन अप्लाइंग दिस रूल, इस रूल को अप्लाई करते समय, रूल 4 जो आप पढ़ रहे हैं, इफ मोर देन वन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इज फाउंड, अगर एक से ज्यादा वैल्यू पता चलती है, द लोएस्ट ऑफ सच वैल्यू शैल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड। तो लोएस्ट वैल्यू ली जाएगी हमेशा, हाईएस्ट नहीं ली जाएगी। आगे के समय जल्दी बोलिए। यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए कोई एग्जांपल है तो कर लेते हैं हम। हाँ, ये रहा एग्जांपल, देखिए रूल 8 स्क्रीन पे दिख रहा है क्या मॉड्यूल आपको? यस सर। एग्जांपल 8 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये? गुजरात ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड imported ड्राई फ्रूट्स एंड डिक्लेयर द वैल्यू एज अंडर। ठीक है, गुजरात ड्राई फ्रूट ने ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करे हैं और डिक्लेरेशन दे रखी है, डेट ऑफ इंपोर्ट दे रखी है, क्वांटिटी मैट्रिक टन में, डिक्लेयर्ड वैल्यू पर मैट्रिक टन और कंट्री ऑफ इंपोर्ट, किस कंट्री से आपने सामान मंगवाया। नवंबर 2020 में एक बार 250 मैट्रिक टन मंगवाया 25,000 का इजिप्ट यानी मिस्र से, और 150 मैट्रिक टन मंगवाया वही 25,000 वैल्यू पे इजिप्ट से। ठीक है, it was found that import were also made by some other dealer as indicated below। जिस आपने भी ड्राई फ्रूट मंगाए और किसी दूसरे बंदे ने भी ड्राई फ्रूट मंगाए हैं, उनकी डिटेल भी दे रखी है, डेट ऑफ इंपोर्ट, क्वांटिटी, डिक्लेयर्ड वैल्यू और कंट्री ऑफ इंपोर्ट। सितंबर में मंगाए आदमी ने 50 मैट्रिक टन 35,000 मैट्रिक टन दुबई से, और मुंबई के आदमी ने मंगवाया अक्टूबर में, इसकी डिटेल नहीं, चेन्नई की डिटेल, चेन्नई वाले ने मंगवाया है 20 मैट्रिक टन, वैल्यू है 40,000। पर्शिया भी कंट्री है, ठीक है, फारस, जिसे आप हिंदी में फारस बोल सकते हैं, पर्शिया से मंगवाया है। ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ते हैं। द कस्टम डिपार्टमेंट है सॉर्ट मतलब चाहता है, वांट टू असेस द इंपोर्ट मेड बाय गुजरात फ्रूट लिमिटेड एज कॉन्टेम्पोरेनियस। कॉन्टेम्पोरेनियस मतलब बिल्कुल एक जैसा, आइडेंटिकल, सिमिलर, क्योंकि आपने भी ड्राई फ्रूट्स मंगाया और उन्होंने भी ड्राई फ्रूट्स मंगाया, पर वो तो 35,000 बता रहा है, कोई वैल्यू 40 बता रहा है, आप 25 ही बता रहे हैं, तो उन्हें डाउट हो गया आपकी वैल्यू पर, क्योंकि सितंबर में किसी ने 35 में मंगवाया, अक्टूबर में 40 में मंगाए वो ड्राई फ्रूट, और आप 25,000 बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना वेरिएशन थोड़ी चलेगा। इंपोर्ट अंडर सेक्शन 14 रीड विद रूल 4। देखिए रूल 4 लगाना चाहते हैं, रूल 4 आपने पढ़ा, वो आइडेंटिकल गुड्स का रूल लगाना चाहते हैं। वैल्यूएशन रूल, ब्रीफली एग्जामिन वेदर एक्शन प्रपोज्ड बाय डिपार्टमेंट्स करेक्ट। क्या जो एक्शन लेना चाह रहा है डिपार्टमेंट वो करेक्ट होगा? बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था रूल 4 तभी लग सकता है जब सेम कंट्री हो, यहाँ कंट्री ही डिफरेंट हो गई, इजिप्ट दूसरी कंट्री है, दुबई दूसरी कंट्री है, पर्शिया दूसरी कंट्री है,
आप दूसरी कंट्री का सामान मेरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे कि रूल 4 में तो ये लिखा हुआ है कि सेम कंट्री से आने वाले सामान से ही कंपैरिजन हो सकता है, यहाँ कंट्री डिफरेंट है, इस डिपार्टमेंट का एक्शन करेक्ट नहीं है। आगे के समय हाँ या ना जल्दी बोलें। Yes, sir. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं दुबई पर्शिया की जगह इजिप्ट लिखा होता तो क्या होता बताइए, फिर क्या आंसर आता? 35,000 सर। बिल्कुल सही, फिर 35,000 लेते तो क्या इजिप्ट है, सेम कंट्री है और एक से ज्यादा आइडेंटिकल वैल्यू यानी 35 और 40 विच आर लेस, फिर अपन 35,000 होता हमारा आंसर कि 35,000 पे लगेगी आपकी ड्यूटी। कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट, 9th इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ये सीए फाइनल सीएमए फाइनल में 50 बार आ चुका है, आपके एग्जाम में भी कई बार आ चुका है और फाइनल में भी आएगी। कस्टम ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, तो मैंने एग्जाम दिया था तब भी आया था ये। देखिए 9th एक ही मिलता है नहीं देने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन ही वाला। कंसाइनमेंट ऑफ 800 metric ton of edible oil of Malaysian origin was imported by a charitable organization in India for free distribution to below poverty line citizen in a backward area under a scheme designed by the Food and Agriculture Organization। ठीक है, किसी धार्मिक संस्था ने, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में ऑयल का इंपोर्ट, एडिबल मतलब खाने वाली खाद्य तेल का इंपोर्ट किया, मलेशिया से आ रहा है तेल 800 मेट्रिक टन, और ये तेल फ्री में बांटा जाएगा इंडिया में। बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो आते हैं लोग, बीपीएल कार्ड जिनका बना होता है उन्हें फ्री में मिलेगा ये तेल। ये इंपोर्ट किया है कोई स्कीम के अकॉर्डिंग, तो कस्टम ड्यूटी लगेगी क्या? फ्री में इंपोर्ट किया है, बताइए जल्दी बताइए, कस्टम ड्यूटी लगेगी हाँ या ना? बड़े चुप बैठे ही है ना, जल्दी बताइए। लगेगी सर। क्यों लगेगी? फ्री में आ रहा है सामान, जल्दी बताइए। फ्री में आ रहा है ना, वो बोल रहा है ना फ्री में आ रहा है, फ्री में बांटेगा वो तो पैसे नहीं लेगा, तो दान कर रहा है कोई भी। क्योंकि सर हम कस्टम काफी दिन से पढ़ रहे हैं, हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि अगर आप फ्री में मंगा रहे हैं कोई सामान इंडिया में, भलाई के काम के लिए मंगा रहे हैं, गरीब पार्टी के लिए मंगा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी माफ हो जाएगी। ऐसा कहीं नहीं आया है और ना आएगा, कस्टम खत्म होने वाला है वैसे भी आपका। तो ऐसा नहीं लिखा कस्टम वालों ने कि अगर आप फ्री में बन, जीएसटी में भी ऐसा ही था कि अगर आप फ्री में भी किसी को कोई सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जीएसटी देना पड़ता था। एक दो एक्सेप्शन थे बस, बाकी तो आप यही पढ़ते थे कि अगर आप फ्री में भी किसी को दे रहे हैं तो भी जीएसटी लगता था। सेम यहाँ पर भी है, भले आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर आप गरीबों को फ्री में बांटेंगे इंडिया में तेल, पर कस्टम वालों को इससे मतलब नहीं है, वो तो आपसे लेंगे ड्यूटी, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्री में बांटेंगे या पैसे लेके बेचेंगे। आगे क्लियर, आगे पढ़ते। This being a special transaction, a nominal price of $10 per metric ton was charged for the consignment to cover the freight and insurance charges। और मलेशिया के आदमी से आप सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस मलेशिया के आदमी ने कहा कि चलो ये अच्छा काम कर रहे हो आप, तो मैं आपसे तेल के पैसे तो नहीं लूंगा, बस गाड़ी भाड़ा लूंगा। तो वो आपसे केवल $10 चार्ज कर रहा है, यानी अगला बंदा भी अच्छा है, वो आपसे पैसे नहीं ले रहा है, केवल गाड़ी भाड़ा जो लग रहा है वो ही चार्ज किया जा रहा है आपसे। ठीक है, The custom house found out that at or about the time of import of this gift consignment, एक तरह से गिफ्ट हो गया, ये फ्री में दे रहा है अगला बंदा, तेल के तो पैसे नहीं ले रहा आपसे। There were following import of edible oil of Malaysian origin, यानी जिस समय आप इंपोर्ट कर रहे हैं तेल, उसी समय भारत में कुछ और लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं तेल, उनकी डिटेल भी दे रखी है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 यानी 6 लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी दे रखी है और प्राइस बता रखा है। सीआईएफ वैल्यू मतलब सब कुछ इंक्लूड है, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट मिलाकर। पहले आदमी ने 20 मेट्रिक टन मंगवाया 260 का, दूसरे 100, वो तो डिस्काउंट मिलता जाता है जितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, देखिए प्राइस कम होती जा रही है ऐसे ही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The rate of exchange on the relevant date was $1.60। रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखी है 63 रुपए $1 में। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग चार्ज होती है वो 15% लगानी। एड वैलोरम मतलब जल्दी बताइए, पहले ही बता चुका हूं इसका मतलब। एड वैलोरम मींस मतलब कोई भी बताना चाहे, एड वैलोरम ड्यूटी क्या होती है? पहले भी आया था ना ये,
एड वैलोरम का मतलब होता है लॉ में फिक्स रेट से, फिक्स परसेंट से जो भी ड्यूटी लगती है उसे बोलते हैं एड वैलोरम। ये लेटिन वर्ड है, लॉ के सारे जो शब्द है वो लेटिन लैंग्वेज से आए हैं इंडिया में। तो एड वैलोरम मतलब जैसे 10%, 5%, 20%, तो जब भी किसी फिक्स परसेंट से आपको ड्यूटी देनी होती है तो लॉ के अकॉर्डिंग उसे बोला जाता है कि एड वैलोरम बेसिस पे लग रही है। 15% से देनी से एड वैलोरम है ये। देयर इज नो काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशन, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी आपको नहीं लगानी, सिंपल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लायबल ऑन कंसाइनमेंट, कस्टमर के अकॉर्डिंग ड्यूटी निकालिए, एप्रोप्रिएट अजम्पशन देनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 लोगों ने मंगाया, किसने 20, किसने 900, ऐसे एक से ज्यादा वैल्यू अगर हमें पता चलती है तो हमने क्या पढ़ा था, लोएस्ट वैल्यू ली जाएगी, यही पढ़ा था आपने, ठीक है। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, राघव शर्मा आप बताइए। चलिए सर 160 वाला। 160? यस सर। क्यों 160 क्यों होगा, तो कम है, लोअर सर सबसे। लोअर है, अच्छा। और कोई, तो आंसर में भी देख रहा है 160, पर ये लॉजिक नहीं है जो राघव ने बताया, कोई और बताएगा। सर क्योंकि वो उसके क्वांटिटी में सर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटी ढंग से बोलिए, थोड़ा और ढंग से होगा। देखिए रूल 4 में हमने क्या पढ़ा था कि रूल 4 आइडेंटिकल गुड्स, ये तो आपको समझ में आ गया कि जिस समय हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसी समय भारत में कोई और इंपोर्ट भी कर रहा है तो वो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू हमारे लिए अडॉप्ट कर ली जाएगी। पर अडॉप्ट करने के लिए जरूरी है कि जिन गुड्स से हमारा कंपैरिजन होना चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो सेम है, आपने भी मलेशियन ओरिजिन का तेल मंगवाया मलेशिया से, दूसरे लोग भी मलेशिया से मंगवा रहे हैं, तो चलो सर पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, सेम मैन्युफैक्चर या सेम कंट्री से आ रहा है सामान, तो पहली कंडीशन पूरी। फिर आपने पढ़ा था क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए लगभग, यानी जिस क्वांटिटी में आप मंगवा रहे हैं उसी क्वांटिटी में दूसरा मंगवा रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी में भी डिफरेंस अगर है तो उसका एडजस्टमेंट होगा। यहाँ तो क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है क्योंकि हमने तो कितने 800 मैट्रिक टन सामान मंगवाया, देखिए कितना ज्यादा मंगवाया है, और पहले वाले आदमी ने कितना मंगवाया 20 मैट्रिक टन, तो इससे तो हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस, ये तो गेम से आउट हो गया पहला पर्सन तो, क्योंकि हमारा तो 800 मैट्रिक टन है और इसका 20, तो हमारा तो कंपैरिजन इससे हो ही नहीं सकता, ये गेम से आउट हो जाता है, ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे ने 100 मैट्रिक टन मंगवाया है और हमने 800, इसका भी हमारे से कंपैरिजन हो नहीं सकता, गेम से आउट कर देते हैं। तीसरे वाले ने 500 मैट्रिक टन मंगवाया, हाँ इसका फिर भी हो सकता है क्योंकि काफी हद तक आधे से ज्यादा है, 50% से अगर ज्यादा होता है कोई चीज तो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है वो आपके कंपेरेबल है वो चीज, तो इसका हो सकता है हमारे से कंपैरिजन 500 वाले का, क्योंकि इसने भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तेल मंगवाया है। 900 वाले का भी हमारे से कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि ये भी बल्क में मंगवा रहे हैं, हम भी बहुत ज्यादा। 400 वाले का भी हो सकता है, 50% के आसपास है, और 780 वाले का भी हो सकता है, यानी 4 क्वांटिटी में पता चलती है। 500 वाले का भी कंपैरिजन हो सकता है, 900 वाले का भी, 400। आप याद रखना 50% से ज्यादा अगर हो तो उसका आपसे कंपैरिजन हो सकता है, और 780 का भी हो सकता है। तो 4 लोग अब हमारे साथ मैदान में खड़े हैं, अभी हम इनसे कंपैरिजन करना है, तो अब अगर 4 क्वांटिटी, अब तो आप समझ ही गए, फिर तो लोएस्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा और इसलिए आपका आंसर 160 आ रहा है। आगे के समय जल्दी बोलें। यस सर। कंपैरिजन हमेशा इक्वल में होगा, कम से कम 50% उससे ज्यादा होता है, तो आप 20 से तो मेरा बिल्कुल ही नहीं कर सकते कंपैरिजन। हाँ 50% उससे ज्यादा किसने मंगाया तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 160 डॉलर CIF वैल्यू डॉलर है। अब आप इसे आंसर निकाल ही लेंगे। 800 मैट्रिक टन सामान आपने मंगवाया है, 1 मैट्रिक टन की वैल्यू आई 160, और ये CIF वैल्यू यानी इसमें इंश्योरेंस रेट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर में आएगी वैल्यू, और $1 कितने का है क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए 63, तो फिर आप इसे 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा CIF वैल्यू कॉस्ट इंश्योरेंस रेट 80,64,000। यहाँ तक आगे के सब में जल्दी बोले तो। यस सर। अब आपको पता ही कल परसों से पढ़ ही रहे हैं, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, और कितनी लगानी है 15% सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा देंगे इस पे। बिना कहे सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो लगाना ही है, जितनी भी बेसिक कस्टम ड्यूटी आएगी उसका 10% आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है, तो इसका 10% और आंसर आपका आ गया। इसमें कोई IGST तो बोला ही नहीं, तो
कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, जल्दी बोलें। नो सर। कोई डाउट है किसी को? अभी भी पूछ लें, शर्माने की जरूरत नहीं, किसी को भी डाउट है तो। सही जो आपने बताया अभी, ये नीचे यही लिखा हुआ है ना नोट में। हाँ ये लिखा हुआ है, मोर देन वन वैल्यू है तो हम नियरेस्ट क्वांटिटी के हिसाब से कम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल 4 तो आपका हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे रूल 5 की। रूल 5 ये बोलता है कि अगर आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू पता नहीं चल पा रही है, आइडेंटिकल गुड्स तो पड़ी हुई है जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, पर बिल्कुल एक जैसा सामान तो नहीं आ रहा है उस कंट्री से, हम मिलता जुलता आ रहा है। सिमिलर गुड्स आप पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, हाँ उनका यूज एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे आप बात करें किसी भी गुड्स को लेके, अगर आप बात करें, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक्टिवा, स्कूटी, स्कूटी बिल्कुल डिफरेंट गाड़ी है, एक्टिवा यूज तो सेम है, कन्वेंस दोनों ही आप कन्वेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक्टिवा बहुत हैवी सेगमेंट में आती है, उसकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होती है, स्कूटी थोड़ी सस्ती होती है, सीसी लेवल कम होता है, और लंबा आदमी मेरे जैसा बैठ जाए स्कूटी पे तो अलग से चमक जाएगा वो कि कोई स्कूटी चला रहा है। तो स्कूटी एक लोअर सेगमेंट की गाड़ी है, एक्टिवा लड़के ही ज्यादा चलाते हैं, लड़कियां तो कम दिखेंगे आपको एक्टिवा पे, लड़के ही ज्यादा चलाते हैं, जबकि वो उसमें गियर वगैरह नहीं है, ठीक है, वो इजी गाड़ी है। तो डिपेंड करता है। तो आप मैंने तो एक्टिवा मंगवाई है अमेरिका से और किसी ने उसी टाइम स्कूटी मंगवाई है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिल्कुल वो अलग चीज है और मैंने अलग मंगाई, ठीक है। पर आइडेंटिकल गुड्स की कोई मंगा ही नहीं रहा उस टाइम, तो टैक्स वालों ने लिखा कि सिमिलर गुड्स तो इंपोर्ट हो रहा है, चल तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा सामान तो नहीं है पर सिमिलर तो है ही, तो वो आप वो ये देखेंगे कि अगर वो बंदा भी एक्टिवा मंगवाता है जिसने स्कूटी मंगवाई है, तो वो क्या प्राइस होती है उसके लिए, तो वही प्राइस वो मेरे लिए अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि पहली प्रेफरेंस तो आइडेंटिकल गुड्स को दी जाएगी, अगर आइडेंटिकल गुड्स नहीं पता चल पा रहे हैं तो सिमिलर गुड्स को दी जाएगी प्रेफरेंस। देखिए पढ़ लें, अब आपको बताना है कुछ, इससे तैयार हो जाना। द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स की वैल्यू ले ली जाएगी। फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया मतलब इम्पोर्ट टू इंडिया एंड इम्पोर्टेड एट और अबाउट वही सेम लैंग्वेज, एट और अबाउट द सेम टाइम इम्पोर्ट हो रहा है एज द गुड्स बीइंग वैल्यूड, जिनके साथ उनका वैल्यूएशन हो रहा है। रूल 4 शैल मुटेटिस मुटेंडीज, ये कौन सा मुस्टैंड है जल्दी बताइए, इसका मतलब पहले ही बताया था। मुटेटिस मुटेंडीज ये तो लॉ में बहुत आता है, 12th क्लास से ही, फाउंडेशन से, जल्दी बताइए। आवाज आ रही, पता चले आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है सर आवाज। जल्दी बताइए क्या मतलब है इसका। लॉ नहीं पढ़ रहे, पढ़ने लग जाए, अब तो कोर्स हो गया होगा ज्यादातर सब्जेक्ट्स का आपका, ये लॉ का कोर्स। जब दो या दो से ज्यादा जो कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है। कोशिश अच्छी पर कान में आप नहीं हो पाई आपकी। और कोई? पहले ही बताया मैंने मीनिंग, आप समझ लें। लॉ के कुछ टर्म्स आपको, अब बच्चे क्या बोलते हैं सर हमें इजी लैंग्वेज में नोट्स दीजिए, इजी लैंग्वेज में नहीं लिखा सकता मैं ये चीजें, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे डिमांड करता है कि आप ये टेक्निकल वर्ड बाहर लिखें। मैं यहाँ पे इक्वली भी लिख सकता था, ये इक्वली होता है मतलब इक्वली, जो रूल 4 में पढ़ा वही रूल 5 बोल रहा है कि जो बाकी जो प्रोविजन है रूल 4 के, वो रूल 5 पर इक्वली अप्लाई होंगे। मुटेटिस मुटेंडिंग मतलब इक्वली, मैं ऐसे भी लिख सकता था, रूल 4 शैल इक्वली एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिमिलर गुड्स, इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, पर मैंने जानबूझ के ये वर्ड डाला क्योंकि जब मैं कॉपियां चेक करता हूँ, मैं और मेरे फ्रेंड, तो हम ये वर्ड देखते हैं, अगर बच्चा ही नहीं लिखता तो हम मार्क्स कम देते हैं। ये इंस्टीट्यूट के ऑर्डर होते हैं कि अगर आप कोई लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी लॉ, अगर बच्चा कोई टेक्निकल वर्ड नहीं लिख रहा है, बहुत इजी वर्ड लिख रहा है, तो आपको मार्क्स काटने हैं उसके। समझ में आ रही है बात? तो ये इक्वली होता है इसका मतलब। रूल 4 शैल इक्वली एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिमिलर गुड, यानी जो रूल 4 में आपने और प्रोविजन पढ़े वो सेम अप्लाई होंगे, प्रोविजन ऑफ रूल 4 इक्वली अप्लाई टू सिमिलर गुड्स। मैंने बाद में दैट इज अपनी तरफ से जोड़ दिया आपको समझाने के लिए, पर आप एग्जाम में मुटेटिस मुटेंडी वर्ड यूज करेंगे तो इसके मार्क्स मिलेंगे, वरना इस पॉइंट के मार्क्स काट लेगा टीचर आपके आगे के सामने। यस सर। इक्वली मतलब जैसे आपने रूल 4 में ही पढ़ा था कि जिस कंट्री से आपका सामान आ रहा है उसी कंट्री से आना चाहिए, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जिस कंट्री से आपने इंपोर्ट किया उसी कंट्री से अगला बंदा सिमिलर गुड्स
इंपोर्ट कर रहा है। आपने पढ़ा था अगर फ्रेट में डिस्टेंस है, दूरी में डिस्टेंस है, तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, वो सेम यहाँ पर है कि उसका भी एडजस्टमेंट होगा। रेपुटेशन में डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस है, तो वो सारे एडजस्टमेंट जो रूल 4 में पढ़े वो यहाँ पर भी एज इट इज अप्लाई होंगे रूल 5 में। पूछिए कोई डाउट है तो। नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कस्टम वैसे भी आपकी 15 तारीख तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे अब कहना चाहूंगा कि आपको अपना एनालिसिस करना है। एग्जाम स्कैनर आपके पास में है, बांगर सर की बुक आपके पास में है, उसमें लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार अटेम्प्ट में पूछा जा चुका है, तो आप उस क्वेश्चन को 3 बार हाथ से लिख लें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे इनकम टैक्स हो, अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार से ज्यादा आ चुका है, मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती थी, मेरे फ्रेंड्स की भी, तो हम उसे 3 बार लिख लेते थे, क्योंकि वो आएगा ही, रिपीट है वो क्वेश्चन, वो टॉपिक। जैसे आपको पता है जीएसटी आपने पढ़ लिया, कंपोजिशन स्कीम आएगी एग्जाम में, एक टॉपिक है पूरा, तो कंपोजिशन स्कीम को आप हाथ से लिख लें 3 बार, देख देख के लिखने, फिर आप नहीं भूलेंगे कभी भी। ये लिख लीजिए आप, अगर आप हाथ से देख के लिख लेते हैं, देख रहे हैं, फिर उस चीज को लिख भी रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। इसलिए स्कूल में होमवर्क मिलते थे और हम फेल भी नहीं होते थे, क्योंकि लिखते थे हम, फिर हमारे लिखने को टीचर देते थे तो होमवर्क करना पड़ता था। जब लिखते हैं ना तो वो चीज जल्दी याद होती है, ये आप फील कर सकते हैं कई बार। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है सर ने बोला कि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो आप उसे 3 बार हाथ से लिख लीजिए। आलस मत करिए, इसने तो हमें बर्बाद किया है, ठीक है। आलस ने कईयों का घर उजाड़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप देखते रहते थे एग्जाम में, अब कुछ नहीं मिल रहा हमें क्रिकेट देख के, पता चलता फालतू में टाइम वेस्ट करते थे। एग्जाम में ही होता था वर्ल्ड कप आपका, और हम मैच देख रहे होते थे, नंबर कम आ रहे हैं, तो कुछ नहीं मिलता इन चीजों से, क्योंकि ना आप क्रिकेटर बन रहे हैं, ना आप एक्टर बन रहे हैं, तो आपको जाना पढ़ाई के फील्ड में ही है। तो फिर आप लिखिए, आप जितना लिखेंगे, जितने पेपर सॉल्व कर सकते हैं करिए। गूगल पे है काफी पेपर सॉल्व, स्कैनर आपके पास में होते हैं, और हम टीचर्स भी अवेलेबल हैं अभी तो आपके पास में, तो आप लिख लिख के पढ़िए। कोई चीज नहीं आ रही है तो पूछिए। तो आप जो भी चीजें कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सब चीजें लिखिए, पर अगर कोई क्वेश्चन 3 बार से ज्यादा आ चुका है एग्जाम में, तो आपको लिख के पढ़ना चाहिए। उसे 3 बार लिखिए ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन लगातार, तो आप उसे लिख लिख के पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैं पूछता हूँ तो कल पढ़ा देंगे। हाँ, बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल में क्या डिफरेंस है, कोई भी बताना चाहे। फिर से आवाज गायब हो गई, आवाज आ रही है, जल्दी बोले पहले तो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज तो। आप पढ़ चुके हैं शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री। आपने पढ़ा था कि जब इंपोर्ट होता है कोई गुड्स इंडिया में, और जब हम उसे क्लियर करवाने पहुंच रहे हैं, होम कंजम्पशन के लिए छुड़ाने पहुंच रहे हैं, तो सेक्शन 46 में आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसमें बेसिक डिटेल देनी होती है। वो तो प्रैक्टिकली होती है, वो आपको बुक में नहीं पढ़ाई जाती कि क्या मंगवाया है, किससे मंगवाया, कितना मंगवाया, वैल्यू एक्सेट्रा। तो आपको एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है सेक्शन 46 में। अगर आप अभी नहीं लेके जाना चाह रहे तब भी आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, और वेयर हाउस में रखवाने के लिए भी फाइल करनी है, तो इसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। और ये इंपोर्ट के केस में फाइल होती है अपने गुड्स को या तो होम कंजम्पशन के लिए छुड़ाने के लिए या वेयर हाउस में रखवाने के लिए। और जब वेयर हाउस से लेने पहुंचेंगे तो दोबारा बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, यानी उस केस में 2 बार बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी होती है वेयर हाउस के केस में। और शिपिंग बिल को बिल ऑफ एक्सपोर्ट आप बोलते हैं कि सर शिपिंग बिल तो एक्सपोर्ट के केस में जाता है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भेज रहे हैं कोई सामान, तो सेक्शन 50 में आपको शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप पानी के रास्ते से, हवा के रास्ते से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो शिपिंग बिल बोला जाता है, और अगर आप जमीन के रास्ते से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसी फॉर्म को बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोला जाता है, वो सेक्शन 50 में आपको फाइल करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपोर्ट के केस में ड्यूटी की रेट किस दिन की ली जाती है, रेट ऑफ ड्यूटी कब लगती है इंपोर्ट के केस में, कोई भी बताना चाहे। ये तो पढ़ाया था ना, कल भी पूछा था आपसे, बताइए। कोई नहीं है जो बताएगा। इंपोर्ट के केस में सर या तो बिल ऑफ एंट्री या फिर ना डेट ऑफ एंट्री ऑफ इंपोर्ट, जो भी पहले है उस दिन वाली ड्यूटी ले लेते हैं सर। जो भी बाद में हो, ढंग से नहीं पढ़ने। आपने पढ़ा था बिल रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन के लिए जाती है इंपोर्ट के केस में, या तो
दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की वो वाला दिन, या जिस दिन एंट्री इनवर्ड हुआ हमारा वैसल सामान इंडिया में आया वो वाला दिन, विच एवर इज लेटर, जो भी में होगा उस दिन की रेट ली जाएगी। और अगर वेयर हाउस में रखवा दिया आपने सामान तो रखवाते समय तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जिस दिन आप वेयर हाउस से लेने पहुंचेंगे अपना सामान उस दिन कस्टम ड्यूटी की रेट चल रही होगी, उस रेट से आपको देनी होगी इंपोर्ट ड्यूटी। आ रही है आवाज? जल्दी बोला करें, एक तो आवाज ही नहीं आ रही इनको। यस सर। यस सर। और एक्सपोर्ट के केस में कौन सी रेट ली जाएगी? तो बात हो गई। एक्सपोर्ट में बताइए जरा, एक्सपोर्ट में किस दिन की रेट लगती है, रेट ऑफ ड्यूटी? सुभाष को देखो, बिल ऑफ एंट्री तारीफ तो करनी होगी। बिल ऑफ एंट्री तो इंपोर्ट में फाइल होती है। सुभाष क्या हो रहा है चैट में? एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोई और बताएगा? सर हाँ जी, जिस दिन सर एक्सपोर्ट के लिए निकले हो। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें। सर जिस दिन सेक्शन 51 सर जिस दिन एक्सपोर्ट किए हो कुछ सर क्लियरेंस हुआ है उनका। सेक्शन तो सही बोला पर आंसर गलत बोला। और कोई दिया इन्होंने? आप बताइए। सर आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ मुझे आ रही है आवाज। आप पढ़ चुके हैं सेक्शन एक्सपोर्ट की? मैं बात पूछ रहा हूँ तो एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल फाइल होता है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, वही पढ़ाया था। सेक्शन 50 में आपको फाइल करना होता है शिपिंग बिल। अगर पानी हवा के रास्ते से भेज रहे हैं तो शिपिंग बिल, जमीन के रास्ते से एक्सपोर्ट करें तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट सेक्शन 50 में फाइल करना होता है। पर अभी नहीं लगेगी रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन की ली जाएगी जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर आपको लेट एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया कि ठीक है, वो आपके सामान को वेरीफाई भी तो करेगा, देखेगा, जांचेगा क्या इंडिया के बाहर भेज रहे हैं। फिर जिस दिन वो लेट एक्सपोर्ट का ऑर्डर देगा सेक्शन 51 में, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर लेट एक्सपोर्ट की भैया आप चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो जिस दिन सेक्शन 51 में प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा उस दिन जो रेट चल रही होगी उस रेट से ही देनी पड़ेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। आगे के सर में जल्दी बोलें। यस सर। Yes, sir. आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अभी बोल रहा हूँ, अपने करियर को बनाइए। बहुत अच्छी होती है लाइफ अगर आप अच्छी जॉब करते हैं तो। खास तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो थोड़े से गरीब हैं, ठीक, मिडिल क्लास मतलब एक अपर और लोअर होती है। अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और लिख लिख के पढ़िए। मैं अभी बोल रहा हूँ बहुत टाइम है, ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी अगर आप लिख लिख के पढ़ते हैं। बहुत लिखिए, कॉपियां भरते नहीं, मना किसने करा? खूब कॉपियां भरी है। अभी कोई बोले ना 10 करोड़ मिलेंगे, देखिए कितनी कॉपियां भर देंगे आप। तो कीजिए अपने आप को एक अच्छी लाइफ के लिए। ट्रेनिंग खासकर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके इंटर के बेस पे ट्रेनिंग डिसाइड होगी। डमी कभी भी मत देना भूल के, चाहे कोई भी बोले, डमी से कोई फायदा नहीं मिलना है। और अच्छी जगह भेल हो गई, डेलॉयट हो गई, KPMG हो गई, इंडियन ऑयल हो गई, ऐसी जगह आप ट्रेनिंग करना। एक तुम्हारा वो पढ़ते ना एक 15-20 हजार, कई जगह 30,000 भी मिलता है। तो डिपेंड करेगा आप कैसे करें। तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, वो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए पढ़ते टाइम। चलिए इतना ही करते हैं, ठीक है? हैव अ नाइस डे, थैंक यू।